ठीक है, पहले तो हेडिंग डाल लीजिए आप पावर। पावर पावर क्या चीज़ होती है? पढ़े ही होगे थोड़ा बहुत तुम लोग पहले। पावर हाँ, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम। बहुत सिंपल, एक वर्ड में लिख लो चाहो तो, 2-3 लाइन में, एक लाइन में, वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर पावर का फॉर्मूला पूछा गया तो पावर क्या होता है? W/T। W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क यूनिट क्या थी? जूल थी। टी टाइम होता है, सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड यूनिट हो गया। तो इसका एक सिंपल और एक यूनिट बनाया गया है। एसआई यूनिट क्या बोलते हैं उसको? वॉट। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया आपका वॉट। क्लास 10th में तुम लोग पढ़े होगे और भी इसके यूनिट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में था क्या? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, कमर्शियल। हाँ, कॉमर्शियल में। तो ये तो फार्मूला बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है, जैसे वर्क क्या होता है तुम्हारा? F.S, F.D या F.S, वेक्टोरियल यही लिखते हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट से। अब बाई टी हो गया, ठीक है, सही आता है। तो अगर मैं इसको ऐसे सेग्रीगेट कर दूँ, F/D/T, तो क्या बन गया है? D/T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये बन गया वेलोसिटी। तो पावर का जो अब फार्मूला आप समझ रहे हैं, क्या फार्मूला है? F.V। ये आपका पावर का फार्मूला हो गया। सर स्कूल में सर धोखा दिया सर, 5 अक्टूबर से प्री टर्म 1 है। प्री टर्म 1 प्रिपरेशन करा है। अच्छा, प्रोफेसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना दो। हाँ, ऑफलाइन में भी ऑब्जेक्टिव यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, एक यूनिट इसका और होता है जो जनरली हम लोग मोटर में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्स पावर। ठीक है, तो वो हार्स पावर लिख लो कि यूनिट क्या होती है? 1 हार्स पावर 1 HP 746 वाट। तो कई बार आपको हार्स पावर अगर यूनिट यूज़ कर लिया तो आपको पता होना चाहिए क्या कन्वर्जन होने वाला है। ठीक है, हाँ, मोटर में होता है जनरली, ये जनरली मोटर, हाँ, मोटर में है, हाँ, इंजन में जितने होते हैं ऐसे लिखे जाते हैं। बोलते हैं कि कितने हार्स पावर का इंजन आ रहा है आपका। अच्छा, जो इलेक्ट्रिसिटी में होता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो एनर्जी होती है, जो हम लोग, तो उसको जैसे हम लोग बोलते नहीं कि हमारे बिजली कंज्यूमिंग 1 यूनिट, तो इसका क्या मतलब है? हाँ, इसका मतलब 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसको अगर कन्वर्ट किया जाए जूल में तो कितना आता है ये? 3.36 कर लो जल्दी से, 3.06 करके बताओ कितना आएगा। 1 किलोवाट आवर जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का 1 यूनिट होता है, हम लोग बोलते हैं कि 1, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दो इधर। 1 किलोवाट इंटू आर, किलोवाट किसका यूनिट हो गया? पावर का। पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम क्या हो जाएगा? वर्क। मतलब कितना वर्क हुआ तुम्हारा। मतलब 1 किलोवाट की कोई भी मशीन अगर 1 घंटे तक कंटिन्यूसली चलती है, जैसे गीजर हमारे यहाँ होता है, जनरली 1 किलोवाट होता है, ठीक है, तो 1 किलोवाट अगर उसको 1 आवर तक कंटिन्यूसली चलाओगे तो हम बोलेंगे 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई है। तो इसका मतलब जूल में कितना होता है? ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी पर्पज़ के लिए हो गया, तो ये जूल में कितना होगा ये निकाल लो। 1 किलोवाट का मतलब क्या? किलो मतलब क्या हो गया? 10⁻3, और आर कितना हो गया सेकंड में? ठीक है, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, याद करने की जरूरत नहीं, सीधा इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सही है, यहाँ तक समझ में आया? तो पावर में बस यही मेन फार्मूला कई जगह अप्लाई करने को आ जाता है। तो आपको ध्यान रखें, केवल वर्क पर यूनिट टाइम नहीं होता बल्कि फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है ये। हाँ, अब आ जाओ कोलिजन्स। ठीक है, तो कोलिजन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है हमारे रियल लाइफ में भी। ठीक है,
कोई बताओ एग्जांपल जो रियल लाइफ में कोलिजन तुम लोग देखे हो। एक्सीडेंट, कोई ढंग का एग्जांपल दो, पॉजिटिव वाला। इजराइल उड़ाता रहता है ना मिसाइल उस पे जो कैरम जो खेलते हो हाँ, सब वो तुम लोग, इजराइल को उड़ा दोगे, कैरम नहीं समझ में आ रहा है। कैरम हुआ, बिलियर्ड्स हुआ, फुटबॉल खेल लो, हर जगह कोलिजन हो रहा है बेसिकली। इस रूम में कहाँ कोलिजन हो रहा है? एसी का बता, एसी हवा कहेंगे जितने यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स जो तुमको दिख नहीं रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कोलिजन कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। वो तुम्हारा वॉल पे जाके हिट कर रहे हैं, वॉल से वापस आ रहे हैं। तो जो प्रेशर होता है, ये पढ़ोगे अभी अगले नेक्स्ट बुक में कि प्रेशर जो होता है वो भी कोलिजन का ही इफेक्ट होता है। जैसे गुब्बारे में जब हवा भर देते हो तो क्या होता है? हाँ, नहीं, ऊपर अलग रीजन से जाता है। वो ऊपर जाता है कि जो उसके अंदर की जो गैस होती है वो डेंसिटी के चलते जाता है। ठीक है, तो कोलिजन का एग्जांपल समझ गए। तो कोलिजन बहुत ही बेसिक तरीके से तुम्हारा दो तरीके का होता है। हाँ, अरे श्रेया, हाँ मैंने कर लिया, ठीक है ठीक। ठीक है, देखो ये डायमेंशन वाइज दो तरह का कोलिजन हम लोग जो स्टडी करेंगे अभी जो आपके सिलेबस में है। ये एक वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन आपका हो गया, और एक हो गया टू डायमेंशन। वन डायमेंशन टू डायमेंशन समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब केवल अलोंग ए लाइन केवल तुम्हारा कोलिजन हो रहा है, हिट हो रहा है, और ये तुम्हारा 2D मतलब प्लेन में हो रहा है ये। ठीक है, तो ये दो तरीके का स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग वन डायमेंशन की बात करेंगे। तो वन डायमेंशन में भी कोलिजन कैसे, जैसे देखो क्या हो रही है, जैसे एक बॉल यहाँ रखी हुई है, ठीक है, और दूसरी बॉल इसको हिट करने जा रही है। मान लो इसके अंदर वेलोसिटी है, बॉल नंबर 1 है, ये बॉल नंबर 2 है। तो ये बॉल जब इसको हिट करने जा रही है तो इसमें भी जो कोलिजन होता है दो तरीके का डिवाइड किया गया है। दो तरीके का कोलिजन डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, और एक को बोलते हैं हम लोग जो इलास्टिक नहीं है, वो क्या हो गया? इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेसिकली कोलिजन तुम्हारा क्या हो गया? एक हो गया इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और एक हो गया तुम्हारा इन इलास्टिक कोलिजन। लिखते रहना जो भी है, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन में क्या फ़र्क हुआ? देखो जब भी कोलिजन होता है तो इसके अंदर कुछ वेलोसिटी है। अभी मैंने सिंपल केस आपके बुक में दिया है, ये वेलोसिटी इसकी 0 है, लेकिन मान लेते इसमें भी वेलोसिटी है। तो जब भी कोलिजन होता है तो एक होता है कोलिजन के पहले वेलोसिटी होती है और कोलिजन के बाद एक वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पे क्या फिनोमेना होता है? जब ये दोनों बॉल टकराती है एक दूसरे से तो बहुत ही शॉर्ट मूवमेंट के लिए ये वाला बॉल इसको फोर्स लगाता है, और उतने ही देर के लिए तुम्हें ये इसको बैक साइड में फोर्स लगाता है। मतलब न्यूटन्स के लॉ से देखा जाए, थर्ड लॉ से, तो अगर ये 1 तुम्हारा 2 पे फोर्स लगा रहा है तो 2 तुम्हारा 1 पे फोर्स लगाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये 1 है तो F12 जो लगाएगा, मतलब 1 2 1 मतलब 2 पे 1 जो लगा रहा है फोर्स, और तुम्हारा F21 पे भी लगाएगा फोर्स, क्योंकि जब ये देखो ये तुम्हारा हो गया बिफोर, जिस समय ये हिट करने जा रहा है उस समय जस्ट ये सिचुएशन आ रही है आपकी, इसलिए 3 सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो इस समय ये डेल्टा टी टाइम के लिए दूसरे को हिट करता है, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में जितना फोर्स ये लगाएगा उतना फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, लेकिन इसमें एक चीज़ चेंज होगा। क्या होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन अगर ये इसके ऊपर इस साइड फोर्स लगा रहा है तो दूसरी वाली फोर्स अपोजिट लगाएगी। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर तो होंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये चीज़ समझ में आया? अच्छा, फोर्स क्या होता है? बाय डेफिनेशन फोर्स को कैसे डिफाइन किया गया है? नहीं,
बाय डेफिनेशन हाँ मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं होता, कई बार बोल चुके हैं आप लोग को। dp बाई dt मतलब चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। तो मतलब देखो हाँ चेंज इन मोमेंटम मतलब फोर्स जो होता है तुम्हारा क्या होता है dp बाई dt, या इसको हम लोग ऐसे लिखे थे डेल्टा p बाई डेल्टा t। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो इस हिसाब से अगर तुमसे पूछा गया यहाँ पे क्या हो रहा है तो देखो डेल्टा t और यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ये जो F12 है ये मतलब मोमेंटम किसका चेंज बात हो रही है यहाँ पे जो फर्स्ट बॉल की मोमेंटम चेंज हो रही है, मतलब इसको चाहो तो PA लिख दो, ठीक है, और यहाँ पे चाहो तो PB लिख दो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया डेल्टा डी तुम्हारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम इन बॉल ए बेसिकली चेंज, इसको चाहो तो ये हटा दो, चेंज इन मोमेंटम इन बॉल ए, चेंज इन मोमेंटम इन बॉल बी, ठीक है यहाँ तक। तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ पी ए में, मान लेते हैं मोमेंटम पहले जो पहली बॉल थी ये जिसको 1 2 या ए बी लिख दो, मतलब ए और बी है ये, तो इसमें मोमेंटम के में चेंज कितना हो रहा है। मान लेते हैं पहले मोमेंटम P1 था, ये इसको ऐसे समझ लो PA डैश माइनस PA, ये क्या कहलाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम। समझ आइए, ये तुम्हारा क्या होगा चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P, और इधर क्या हो जाएगा PB डैश माइनस PB। पिछले देखो यहाँ क्या बता रहा है कि ए बॉल जो बी पे फोर्स लगाएगी वो तुम्हारा बी बॉल ए पे जो फोर्स लगाएगी दोनों बराबर तो होंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा। फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी, यानी कि इसका जो मोमेंटम चेंज है डेल्टा पी ए जो लिखा गया क्या चीज़ होगा। मोमेंटम में चेंज क्या मतलब पहले कुछ था बाद में कुछ है, यानी कि बाद वाला मोमेंटम से हमने पहले वाले मोमेंटम को माइनस कर दिया, ये क्या जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ऐसे पी बी का क्या हो जाएगा बाद वाले मोमेंटम से पहले मोमेंट, तो ये क्या कहलाया चेंज इन मोमेंटम इन बी, ये कितना हुआ चेंज इन मोमेंटम इन ए। तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो पी ए डैश माइनस पी ए इक्वल टू माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। तो देखो पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये बेसिकली क्या चीज़ आ रहा है आपका, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन है बेसिकली जो पहले हम कर चुके हैं थोड़ा सा एक चीज़, ये वही चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। कहने का मतलब ए और बी बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ए और बी बॉडी का जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, ये मोमेंटम क्या हो रहा है कंजर्व हो रहा है। ठीक है, समझ में आया चीज़। तो जब भी कोलिजन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोलिजन होता है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोमेंटम होता है ये हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है। कोलिजन कभी भी होगा, ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया उसका। कहने का मतलब क्रक्स क्या है कि जब भी लिख लिया चीज़, तो जब भी मोमेंटम आप जब भी आपका ये कोलिजन होगा, तो अगर मैं तुमसे पूछूं मोमेंटम क्या होगा आपका, मोमेंटम आपका यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। मतलब ये मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, तो भाई इलास्टिक में भी कंजर्व रह रहा है, इलास्टिक में कंजर्व रह रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस मोमेंटम से नहीं होता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। इसमें क्या होता है एनर्जी होता है। देखो दो चीज़ें, दो लॉ है, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। मोमेंटम तो कंजर्व होता है कोलिजन में, लेकिन क्या एनर्जी कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन जब भी होता है तो एनर्जी हमेशा हमारी क्या रहती है कंजर्व रहती है। मतलब बिफोर हिटिंग जो भी बॉडी की एनर्जी है और हिट करने के बाद जो भी एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी क्या रहती है कंजर्व रहती है। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा चेंज होने का मतलब क्या होगा कि शुरू में जो भी एनर्जी रहेगी, शुरू में जो भी, जैसे दो बॉडी ए और बी थी, तो पहले मान लो एनर्जी क्या थी दो बॉडी में, मान लो एनर्जी ई ए प्लस ई बी थी,
और बाद में उसकी एनर्जी हो गई ई ए डैश प्लस ई बी डैश। तो कौन बड़ा होगा इसमें, पहले वाला कि बाद वाला? बाद वाला बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? कोलिजन के बाद मतलब सर बॉडी एक हो जाएगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है, अगर स्टिक करेगा तो एक रहेगी ना। वो अलग केस है, बता रहा। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। देखो जब भी दो बॉल टकराती है तो सुनते हो, देखो आवाज़ आती है उसमें से, बहुत तेज़ी से हिट करेगी तो क्या हो सकता है, कुछ हीट अप भी कर जाए। हीट एनर्जी कुछ डेवलप हो सकती है, कुछ साउंड एनर्जी डेवलप हो सकती है। तो कहने में तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही है? तो शुरू में जो भी एनर्जी है ये तो फिक्स है, दोनों की जो भी हाफ एम बी स्क्वायर जो भी है, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ वी बी स्क्वायर। बाद की जो एनर्जी रहेगी, अब बताओ ये कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है तुम्हारी? कम हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स लाइक हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी में। तो बेसिकली यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, यहाँ पे एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। और पहले केस में क्या होगा, इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी क्या होती है, हमेशा कंजर्व। कहने का मतलब इस केस में अगर तुमसे फार्मूला पूछा गया तो तुम बोलोगे सर ई ए प्लस ई बी जो होगा ये तुम्हारा ई ए डैश प्लस ई बी डैश के बराबर होगा। मतलब हाँ, मतलब एनर्जी जो शुरू में दोनों बॉडी ए और बी बॉडी का था वो दोनों बॉडी के एनर्जी के इक्विवेलेंट है, सब बराबर है। लेकिन इस केस में तुम्हारा जो एनर्जी ई ए प्लस जो ई बी होगा ये ग्रेटर होगा ई ए डैश प्लस ई बी डैश। और हम लोग पूछा जाएगा कि एनर्जी में लॉस कितना हुआ है, एनर्जी लॉस कितना हुआ है, तो ये बोलोगे ई ए प्लस ई बी माइनस ई ए डैश प्लस ई बी डैश। तो यहाँ पे बेसिकली एट द एंड इसको चाहो तो एक वर्ड में क्या लिख लोगे, यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी में लॉस होता है। पहले केस में क्या हुआ, इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जितनी प्रीवियस होती है उतनी आफ्टर कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, रुक जाओ अभी, पहले यही दो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है इसमें, ठीक है। सेम कोलिजन तुम्हारा देखो से अगर तुम एग्जाम्पल क्या, कोई भी दो बॉल टकरा रही है, जैसे बिलियर्ड्स की बॉल टकरा रही है, बिलियर्ड्स की बॉल क्या इलास्टिक कोलिजन हो सकता है कभी रियल लाइफ में? रियल लाइफ में बिलियर्ड्स की बॉल का कभी भी इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ और हो रहा है। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं रियल लाइफ में इनकी एनर्जी कंजर्व होती है। अगर इनकी एनर्जी में लॉस होने लगे तो कुछ देर के बाद सारे मॉलिक्यूल्स लड़ के ज़मीन पे गिर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो रियल लाइफ में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें एनर्जी का लॉस, मोमेंटम का लॉस तो कभी भी नहीं होता है। मोमेंटम का लॉस चाहे रियल सिनेरियो चाहे अनरियल सिनेरियो चाहे जैसा हो, थ्योरेटिकल सिनेरियो, ये हमेशा कंजर्व होता है। लेकिन एनर्जी तुम्हारा क्या होता है, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कंजर्व होता है। अब क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि इलास्टिक कोलिजन है कि इनइलास्टिक कोलिजन है। हाँ उसके बाद तुम ये एप्लीकेशन करोगे कैसे करना है मुझे। सर इलास्टिक मतलब कि सर दोनों और नहीं सर, इसमें इलास्टिक मतलब दोनों में ये अंतर क्या हुआ सर, मुझे ये समझ नहीं आया। यही अंतर है। अब वो तो मैं समझ गया सर, मतलब कोलिजन में क्या अंतर होता है? कोलिजन में कोई अंतर नहीं है, तुम्हें देखने में कोई अंतर नहीं लगेगा। अच्छा मतलब कोई भी फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, केवल साउंड में नहीं, हीट में भी हो सकता है ना, लाइट में भी हो सकता है, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ हिट करे। तो इसके पहले जो फॉर्म ऑफ एनर्जी समझाएगा, इसलिए समझाया गया आपको कि एनर्जी कई तरह की होती है। एक तो तुम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी होती है, दूसरा क्या पढ़ा, पोटेंशियल। तो तुमको लगा कि सर बस यही दो एनर्जी होती है, नहीं, जब कोलिजन आ रहा है तो इसमें और तरह की एनर्जी, हीट एनर्जी आ गई, लाइट एनर्जी आ गई। क्लियर है? तो कोलिजन तुम्हें देखने में कुछ नहीं लगेगा अलग से, क्वेश्चन में बताया जाए कि ये इलास्टिक कोलिजन है कि इलास्टिक कोलिजन है। अगर ये बोल दिया इलास्टिक कोलिजन है तो तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाओगे। इसने बोला इनइलास्टिक कोलिजन है। अच्छा, प्योर इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अब एक होता है देखो इलास्टिक में तो कंजर्व हो गया। अब
इसमें भी इन इलास्टिक में भी दो होता है, एक प्योर इन इलास्टिक होता है। जैसे मान लो एक बॉल टकरा रही है, ठीक है, एक बॉल दूसरे बॉल से टकराई, अगर ये मैंने बोला इलास्टिक कोलिजन तो मैंने एनर्जी कंजर्व कर दिया। मैंने बोला कि एनर्जी में लॉस, अब एनर्जी में कितना लॉस हो रहा है, ये ज़्यादा भी तो लॉस हो सकता है। तो कहने का मतलब प्योर इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर दो बॉडी को बोला गया प्योर इलास्टिक है, इसका मतलब बॉडी जब हिट करती है दूसरे, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ फैलती है और फिर अपने पोजीशन में वापस आ जाती है। अगर कोई चीज़ एक्सटेंड होकर एग्जैक्टली अपने पोजीशन में अगर वापस आ जाती है तो इसको हम लोग इलास्टिक बोलते हैं। जैसे कोई भी मेटल होता है, मेटल का अगर वायर तुमने बहुत लंबा लटका दिया है और उसमें तुमने नीचे फोर्स लगाया, मान लो 1 kg का वेट लगा दिया, तो वो थोड़ा सा एक्सटेंस हो जाएगा। अब एक चैप्टर आगे पढ़ोगे तुम लोग सेकंड बुक में। कोई भी सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी फोर्स लगाते हो तो वो एक्सटेंड हो जाता है, वो फोर्स हटाते हो तो फिर से अपनी जगह पहुंच जाता है। यानी कि उसके अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बहुत ही हाई है, मतलब वो इलास्टिक है। अभी कोई तुमने प्लास्टिक का एक मटेरियल ले लिया, जो प्लास्टिक होते हैं, उसको तुमने पकड़ के खींच दिया, फिर हाथ हटाया, तो क्या होगा, वैसे ही हो गया। तो यानी कि वो इलास्टिक मटेरियल नहीं कहलाएगा। वो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं, जो विच कैन नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, समझ में आया इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्योर इलास्टिक का मतलब क्या है, पूरा प्लास्टिक, मतलब जैसे होता क्या ना, कोई भी बॉडी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बॉल हम गिराते हैं यहाँ से, तो बॉल ज़मीन पे जाती है, हिट होती है, हिट होके वो बॉल क्या होती है ना, कैसी भी बॉल रहे, चाहे स्टील की बॉल रहे, चाहे जैसी बॉल रहे, तुम्हें दिखता भले नहीं है लेकिन वो बॉल थोड़ी सी चिपटी होती है। अब इतना नहीं होगा स्टील की बॉल बहुत ही माइक्रोन में होगा, लेकिन वो थोड़ी सी डिफॉर्म होती है, कॉस्को तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ईच एंड एवरी मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद जब कोलिजन के बाद वो वापस जाता है तो ये अपने पोजीशन को रिगेन करता है। अगर प्योर इलास्टिक मटेरियल है तो ये तुम्हारा क्या करेगा, अपने पोजीशन को एग्जैक्टली रिगेन कर लेगा। ठीक है, लेकिन प्योर इलास्टिक बॉडी अगर आ गई, प्योर इलास्टिक, तो ये चिपक जाएगी। प्योर इलास्टिक का मतलब क्या है, जैसे एक बॉल को तुमने यहाँ से उछाला, नीचे गई, जस्ट यहाँ तक चली आई, तो क्या बोलोगे, ये प्योर, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये इलास्टिक कोलिजन। अब मान लो यहाँ से तुम नीचे तक फेंका, वो यहाँ तक आई, और एक बॉल को तुमने यहाँ से थ्रो किया, वो यहाँ तक आई, तो दोनों में कौन ज़्यादा इन इलास्टिक है, या दोनों में इलास्टिक कौन है, हाँ, ऊपर वाला ज़्यादा इलास्टिक कंपेयर टू इस वाले से। एक बॉल एकदम और नीचे गई, यहाँ तक आई, एक बॉल गई नीचे, चिपक गई। तो प्योर इन इलास्टिक का मतलब क्या होगा, मतलब वो चिपक जाना। अब मैंने बोला कि एक बॉल दूसरी बॉल को हिट करने जा रही है, ध्यान देना, और ये प्योर इन इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दोनों बॉल का मास एक हो जाएगा, दोनों बॉल एक साथ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। इलास्टिक तो एक परफेक्ट, हाँ बोलो, लास्ट वाला प्योर इलास्टिक में, तो जैसे एक बॉल दूसरे बॉल को हिट करने गई, मैंने बोला कि ये प्योर इलास्टिक कोलिजन है। तो प्योर इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है कि ये जो मास मान लेते हैं m1 है, ये मास m2 है, तो मैंने बोल दिया अगर प्योर इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, बिफोर कोलिजन तो m1 m2 में वेलोसिटी है, आफ्टर कोलिजन ये दोनों मास क्या रहेगा, आपस में चिपक जाएगा, मतलब m1 + m2 हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है तुम्हें कि अगर कहीं पे ये बोला कि आपका ये प्योर इलास्टिक है तो उसमें तुम्हारी दोनों बॉडी बेसिकली एक हो जाती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो टर्मिनोलॉजी बस लिख लो, इलास्टिक कोलिजन, ये टेबल बना लो, मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी कंजर्व, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम कंजर्व, एनर्जी कंजर्व। ठीक है, और एक और लिख लो इसमें, प्योर इलास्टिक टर्म लिख लो। प्योर इलास्टिक का मतलब क्या हुआ, बॉडी विल स्टिक टुगेदर, बस। अब कुछ फॉर्मूले का डेरिवेशन है, बिठा दें। तो सबसे पहला जो केस है, देखो इसके कई सारे केस बनते हैं, ठीक है, कई सारे जनरल केस हैं, तो जो बुक में दिया वो मैं करा दे रहा हूँ। पहला केस लिख लो इसमें, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन,
completely inelastic collision. Completely inelastic collision. तो मान लो ये बॉल, इसमें बहुत सिंपल केस लिया गया है कि मान लो बॉल 1 है, बॉल 2 है, तो इसकी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? देखो इसमें दो चीज़ है, बिफोर कोलिजन, ये लाइन क्या बता रही है? बिफोर कोलिजन, तो v1, लेकिन बाद में हिट करने के बाद भी जो वेलोसिटी होगी, तो देखो इसको बोला गया v1i, v1i 1 की वेलोसिटी इनिशियल, v2i तुम ले सकते हो, क्वेश्चन आएगा लगा लोगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूले के लिए इसको 0 लिया गया है। मतलब सर रेस्ट पे। हाँ, रेस्ट पे है ये। हाँ ठीक। और कोलिजन आपका क्या है? कंप्लीटली इलास्टिक है। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये जो बॉल दिख रही है ये आपका बन जाएगा 1+2। क्लियर है ये? यस सर। और ये 1 डायमेंशन की बात हो रही है, तो ये आपका 1D में हो रहा है, मतलब ये हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं इसको। सर तो सेकंड वाली 1 के साथ स्टिक कर गई है। मतलब सेकंड वाली चल नहीं रही मतलब। हाँ, शुरू में इनिशियली क्या है, ये v2i की वैल्यू 0 है, v1y की कुछ वैल्यू है, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2 है, तो बाद वाली का मास क्या हो गया? m1 + m2। अब पूछा गया कि आफ्टर कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस सेकंड, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें? सर वेलोसिटी भी जितनी पहले वाली की थी। कंजर्वेशन ऑफ नहीं, ऐसे नहीं करना है, जितनी पहले वाली थी उतनी बाद वाली। इसके पहले जो मोमेंटम था, टोटल मोमेंटम, यस सर। इनिशियल मोमेंटम, तुम ऐसे लिखोगे इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? बेसिकली p1 प्लस p2, p1i p2i, हाँ ऐसे बोल दो। p1 मतलब 1 बॉल की इनिशियल मोमेंटम, 2 बॉल की इनिशियल मोमेंटम, कितना हो जाएगा ये? m1v1i प्लस M2 प्लस m2v2, m2 इंटू v2i, जो कि तुम्हारा क्या है? ये चीज़ आपका क्या दिया है? 0। m1v1i। आफ्टर बताओ, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका? तो इसको मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी vf हो जा रही है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मोमेंटम क्या होगा? अब दोनों बॉडी स्टिक कर गई है, इसका मतलब m1 + m2 इंटू vf। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना है हमारा, यानी कि जो PI है वो PF के बराबर है। तो लगा दो जरा, क्या आएगा फॉर्मूला? मतलब m1v1i = m1 + m2 vf। तो vf की वैल्यू क्या आ गई? m1 + m2 v1i। तभी होगा सेकंड वाला बॉल जो रेस्ट पे। सेकंड वाला बॉल जब रेस्ट पे है, अगर सेकंड वाला बॉल भी तुम मोशन में ले लोगे तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है तुम्हें, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तुम ऐसे लिख दो, अभी मैंने 0 ले लिया है। अगर रियल एग्जांपल में इसकी भी वेलोसिटी कुछ है तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू ले लो। तो सर फाइनल में भी ये आ जाएगा ना, m1v1i + m2v2i। हाँ। देखो कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया। ये मैं इसलिए से करा रहा हूँ, बुक्स में कुछ तुम्हारे ऐसे पॉइंट्स बनते हैं ना स्पेशल केस को लेके, जिससे क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं, तो वो स्पेशल केस आपको समझना पड़ेगा। बाकी कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल बता रहा है कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो निकाल लो। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सारे बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी निकाल लो। अब बाद में अगर प्योर इलास्टिक है तो बॉडी क्या हो जाएगी तुम्हारी? स्टिक कर जा रही है। क्लियर?
अच्छा एनर्जी का क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। पूछा गया एनर्जी में लॉस कितना हुआ, अगर तुमसे पूछा एनर्जी में लॉस कितना हुआ, इनिशियल काइनेटिक निकालना। हाँ तो निकालो जरा। सर वो वी है ना, कहाँ पे ये हाँ वी है, वी वन आई, जी। ठीक है। एनर्जी में लॉस कितना होगा तो बताओ, एनर्जी लॉस वो साउंड जो भी एनर्जी है, एनर्जी में लॉस किसी में जा सकती, मुझे नहीं पता है। लॉस कैसे निकालोगे, इनिशियल एनर्जी ई आई माइनस ई एफ। शुरू में एनर्जी कहाँ पे है, ये बॉल रुकी, ये बॉल रुकी, ये बॉल चल रही है। अगर दोनों चलती तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m1 v1 आई का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 आई का स्क्वायर। अब अपने केस में क्या करेंगे, इसको हम जीरो कर लेते हैं क्योंकि v2 आई जीरो है। दिस इज नथिंग बट m1 v1 आई का स्क्वायर। ये तो हो गया क्या चीज़, इनिशियल एनर्जी। माइनस होगा ना प्लस और माइनस पे नहीं, ये तो इनिशियल एनर्जी हो गई ई आई माइनस ई एफ कितना होगा, हाफ m1 प्लस m2 वी एफ का स्क्वायर, हाँ या ना। तो ये आपका कितना लॉस हुआ मतलब ये एनर्जी में लॉस हुआ। आप कितना माइनस हाँ तो आपको वी एफ नहीं दिया, आपने वी एफ निकाल लिया, तो ये वैल्यू आप पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 जो भी आ जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से m1 प्लस m2 कट जाएगा ये सर आपने वहाँ तो वीएफ की वैल्यू रखी ना v1i का स्क्वायर। अब ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला होगा, इसको सिंप्लीफाई किया गया, रुक जाओ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे बुक में किया है। हाफ m1 v1 i का स्क्वायर माने देखो ये कट जाएगा, तुम्हारा क्या बचेगा, हाफ m1 m1 स्क्वायर v1 i का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है ना यहाँ तक। तो हाफ m1 vi का स्क्वायर कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, ये v1i माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 v1i। बाहर कर लिया v1, अच्छा हाँ ठीक है ये ठीक। तो ये देखो m1 प्लस m2 m1 से कटेगा तो ये लास्ट में आ गया m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू v1i स्क्वायर। ये आपका एनर्जी में लॉस होगा, डेल्टा के या डेल्टा ई, ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। बस फॉर्मूला ही याद रखना है। याद कर लेना, कर पाना तो नहीं तो सर ये मेथड से ही करेंगे। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से मेथड फार्मूला देख लेते हैं अभी, ये वाला याद कर सकते हो। एक्चुअली कई फार्मूले बनने वाले हैं इसमें। ये ठीक है, अब सेकंड केस लिख लो। ये तो पहला केस हुआ जब प्योर ये कम्प्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन था। अब तुम लिख लो इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक सर कोलिजन। इसमें लॉस निकालने के लिए सर हम जितना इनिशियल है दोनों बॉडीज का माइनस जितना लॉस हुआ है। बस हाँ वही है, लॉस यही होता है ना, पहले कितना था बाद में कितना, दोनों का डिफरेंस। क्या एडिंग है? हाँ, इलास्टिक कोलिजन। तो वन डायमेंशन में ये प्योरली इलास्टिक हो गया। अब वन डायमेंशन में तुम्हारा इलास्टिक कोलिजन कैसे होता है।
इलास्टिक में क्या होगा? देखो इलास्टिक कोलिजन, अब दो बॉडी, ये बिफोर कोलिजन तुम्हारा एक बॉडी मान लो, तो इसका हो गया, इसको मास m1 मान लो, मास m2 मान लो, ठीक है। v1i अगेन v2i को 0 माना गया है, ठीक है। v1i कुछ है, v2i को 0 माना गया है। अब बॉडी जब कोलाइड की आपस में, जब कोलाइड किया यहाँ पे, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? अब ये चिपकेंगे नहीं, साथ क्यों चलेंगी? पहली वाली रुक जाएगी, दूसरी चलेगी। नहीं, इतने बड़े फुटबॉल से इतनी बड़ी बॉल को मारोगे तो पहले रुक जाएगी। नहीं सर, दोनों विजुलाइज करो, इतना बड़ा फुटबॉल आके इतनी बड़ी बॉल को लग जाएगा तो क्या रुक जाएगा वो? अपोजिट भी कैसे बोलता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। वही ना, तुम लोग एक नोशन बना दे रहे हो, इतना बड़ा बॉल एक इतनी बड़ी बॉल को हिट कर रहा है तो क्या ये रुक जाएगा? वापस आ जाएगा। अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें नहीं पता क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर कोलिजन 1 और 2, हाँ, तो इसको ले लो v1f, बार बार डॉट, ये v1f और ये v2f, ये समझ में आया? समझ में आया? अब आगे जाएगा पीछे जाएगा ना, वो देखा जाएगा केसेस में। एक सेकंड, मीटिंग खत्म हो गई। मोमेंटम पे डिपेंड करेगा ना। चलो लगाओ लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, क्या लगेगा इसमें? अब क्या ये इलास्टिक कोलिजन है तो आपको यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगाना पड़ेगा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला लिखो जरा भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा? क्या होगा लिखो जरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नहीं समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके पहले का मोमेंटम, दो बॉडी दोनों का मोमेंटम ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? ये पीछे क्या पलटने लगे, इधर देखो। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 v1i, इसका मोमेंटम m2 v2i। ये बिफोर कोलिजन हो गया। बाद में क्या हुआ? तो इसको क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? कहीं कुछ लगाने लगोगे? सर बिफोर एंड आफ्टर दोनों। बिफोर एंड आफ्टर लगा लो, कोलिजन के पहले मोमेंटम निकाल लो कितना है। तुम भी वही फॉर्मूला लिख के बैठे हो, m1 v1 = m2 v2। ये क्या है? सर इन दोनों को इक्वल मतलब वो करना है, निकालने क्या बोला सर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है? बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम है सिस्टम का? अच्छा, यस सर। आफ्टर मोमेंट, आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम है? तो यू और वी कर लो ना, यू और वी कर लो। जैसे बुक का कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूँ, तुम अपना कर सकते हो कुछ भी, तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं जब रन टाइम पे तुम करोगे एग्जाम में तो तुम कुछ भी ले सकते हो। अभी मैं एग्जैक्टली कभी तुम लोग बुक से रेफर करते हो ना तो कन्फ्यूजन होने लगता है, सर ने ऐसा क्यों लिया, मैंने ऐसा क्यों लिया। तो तुम जो भी ले सकते हो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे आई लिख दिया गया है। तुम जो भी लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहे हो? वही ले लें, क्या कर रहे हो बोलो? इसको U1 लिख लें, इसको U2 ले लें, जो तुम बोलो। V1 ले लें, अरे ऐसे मतलब हाँ तो इनिशियल में पानी हो रहा है ना। हो गया। अच्छा,
यही ले लो तुम लोग, U1 U2 ले लो, V1 V2 ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होगा ना फाइनल और हाँ 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 ऐड करना हाँ है हाँ सही है। फाइनल और ये ना अभी ऐसे ही ले लो, तुम लोग को चेंज करा दिए तो क्या करें तब, यही ले लो। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ इस बॉडी का, कितना हुआ पहली बॉडी का m1 u1, ये कितना हुआ m2 u2, दोनों का प्लस फिर उसको माइनस m1 v1 m2 v2, माइनस क्या माइनस होगा? थैंक यू सर। चेंज मोमेंटम निकालना है। चेंज मोमेंटम नहीं निकालना है। मोमेंट अभी क्या बताएगा था, इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। तो मोमेंटम का बंद कर दो लाइट जरा उधर दोनों का। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ, जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर हो गया। इनिशियल मोमेंटम, तो पहला कंडीशन क्या आएगा, ये चीज़ जीरो दिया गया है अभी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला m1 u1 इक्वल टू m1 v1 प्लस इक्वेशन नंबर 1। इसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आ गया आ गया। अब ये इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी क्या रहेगी, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो पहले की एनर्जी बता दो क्या है, हाफ हाँ हाफ, तो क्या हो जाएगी देखो, हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी हो गई। ये किसके बराबर होगी, हाफ m1 v1 का स्क्वायर हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये चीज़ जीरो दिया है तो आपका क्या सेकंड इक्वेशन बना, हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर, इसको मार्क कर लो 2। नहीं अभी लिख लो, जो भी अभी कैंसिल बाद में करना। समझ में आया चीज़ ना, हाँ कोई दिक्कत, ठीक है। अननोन क्या है इसमें, सब बाद वाली वेलोसिटी, मतलब क्या नहीं पता आपको, v1 और v2 नहीं पता है। कॉल क्यों आ रहा है इनका, तो v1 और v2 आपको नहीं पता है, दो अननोन आपके हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व करके जो डायरेक्टली फॉर्मूला आता है वो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें दो वैल्यू आ रही है, एक आता है v1 और एक आता है v2। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, ठीक है। और दूसरा है ये 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो दो जो तुम्हारे अननोन वेरिएबल हैं, ये नोन जो तुम्हारे नंबर्स हैं उसके फॉर्म में ये दोनों वैल्यू आपकी आ जाती है। अच्छा, अगर मान लो पहले जो हमने क्या लिया था कि बिफोर हिटिंग जो सेकंड बॉल हमारी रुकी हुई थी, कई जगह डेरिवेशन में उसको भी मोशन में मान लेते हैं, तो ये और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आता है। तो बुकलेट में शायद वैसे दिया होगा, ठीक है। तो उसको आप सीधे याद कर सकते हो क्योंकि वो डराइव करने की जरूरत नहीं होता लंबा लंबा। तो ये क्या बता रहा है कि आफ्टर कोलिजन v1 की वेलोसिटी इतनी होगी, v2 की वेलोसिटी इतनी होगी। समझ में आ गया ये। और बिफोर कोलिजन क्या था, केवल आपकी पहली बॉल में वेलोसिटी थी, दूसरी बॉल रुकी थी। और कोलिजन किस तरह का है, ये इलास्टिक कोलिजन। यहाँ तक सही है। अब देखो इसमें कुछ स्पेशल केसेज हैं, जैसे पहला केस लिख लो, 5 मिनट में बस खत्म कर लेते हैं। केस 1 लिख लो, मान लेते हैं दोनों मास इक्वल। अब जो केसेस बता रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सीधे ऑब्जेक्टिव में कहीं क्वेश्चन उठा के दे देगा, ठीक है। तो अगर दोनों मास मान लो इक्वल है, मान लो m1 इक्वल टू m2 मतलब सेम मास है, तो अब क्या होगा जरा बताओ।
V1 वाले फॉर्मूले फार्मूला नहीं, अब सीधे इससे बताओ वेलोसिटी क्या होगी। जीरो हो जाएगा। v1 क्या हो जाएगा और सर दूसरी बॉल रेस्ट और v2 क्या हो जाएगा। 2U1। सही से बताओ। बस U1 रहता है। हाँ, बस U1 रहेगा। क्या हो रहा है इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। बॉडी 1 रुक जाएगी और मतलब ये पहली बॉल थी, ये दूसरी बॉल थी, फर्स्ट 2, ये नहीं समझ में आया, ये फार्मूला समझ में आया। यानी कि शुरू में ये आपका इसके अंदर U1 वेलोसिटी है, इसके अंदर 0 वेलोसिटी है। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, ये आपकी रुक जा रही है और दूसरी वाली U1 से चली जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, सिंपली वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो जा रही है, ट्रांसफ़र हो जा रही है। सर वेलोसिटी हमने लिया कि सर दूसरी बॉल जो है वो रेस्ट पे है। वो तो पहले से चल रहा है केस, सब मतलब सब में वही अभी वही चल रहा है। हाँ, हमने मास इक्वल लिया। मास इक्वल लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, अगर मास इक्वल है, कोलिजन अगर आपका इलास्टिक है, तो वेलोसिटी सिंपली क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब ये बॉल उसको हिट करेगी, अपना स्टॉप हो जाएगी, और वो वाली चली जाएगी। वो बिलियर्ड्स पे होता है सर। बिलियर्ड्स में तो स्पिन के ऊपर होता है, लेकिन बिलियर्ड्स में एग्जाम्पल बड़ा अच्छा से दिखता है ये। Yes, sir. कई बार मारते हो ना, और सर थोड़ी ऊपर सी से मारते हैं तो सर वो तो रोल कर जाए, रोल कर जाएगी। और हाँ, सर एकदम सेंटर में मारते हैं सेंटर तो- मारोगे तो बॉल रुक जाती Yes, है। yes, ठीक है। अच्छा, केस 2 देखो जरा, केस 2 क्या होगा। केस 2 जो मास m2 है, ये बहुत ही बड़ा मास है, मतलब एकदम समझो इनफाइनाइट मास है, जो रेस्ट पे है। जो रेस्ट पे है। तो अब क्या होगा देखो जरा, इसकी वेलोसिटी होगी सर पहली वाली ध्यान से करो, मैथमेटिकल चीज़ है। देखो m2 बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ही बड़ा है। m2 इतना बड़ा है, मास इसका इनफाइनाइट है। जैसे एक बॉल हिट करने जा रही है, दूसरे का मास इनफाइनाइट है। दूसरे का मास इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि वो जैसे वॉल है, जैसे वॉल होती है तुम्हारी। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, अच्छा m2 और इन्फिनिटी है, तो 1/m2 क्या होगा, 0। तो यहाँ देखो इन्फिनिटी है, ये कुछ वैल्यू है, इन्फिनिटी प्लस कुछ वैल्यू, इन्फिनिटी कुछ वैल्यू अपॉन इन्फिनिटी 0। तो इस केस में v2 क्या हो गया, 0। v1 क्या होगा, सेम ही होगा। v1 क्या होगा, अभी लिमिट से पढ़ोगे कैसे निकाला जाता है इसको। तुम m2 इन्फिनिटी बोलोगे, सर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया है, तो माइनस लिमिट्स अभी जो पढ़ रहे हो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट आ गया है। समझ में आ रहा है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, m1 बाई m2 माइनस 1 डिवाइड बाई सर माइनस m1 बाई m2 प्लस 1। सर डिवाइड कर दो। मैंने क्या कर दिया, क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मुझे m2 तो इनफाइनाइट है, तो कुछ देने वाला नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो गया। तो हमने क्या किया, 1/m2। जब भी इन्फिनिटी को कुछ टेंड होती है तो हमेशा उसका रेसिप्रोकल से हम लोग ये कॉन्सेप्ट होता है। तो 1/m2 बना लिया। देखो ये अब 1/m2 क्या चीज़ हो जाए, अभी ये यहाँ पे क्या था, u1 था, अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0। समझ में आया, ये चीज़ क्या हो जाएगी, हाँ, तो माइनस u1। M2 को एक बॉल की तरह देखो। हाँ, तो ये केस क्या बताना चाह रहा है एक बॉल के कि तरह कोई चीज़ अगर हिट करने गई u1 वेलोसिटी से और कोई चीज़ इनफाइनाइट मास का है, इनफाइनाइट मास मतलब कोई चीज़ क्या हो सकती है, वॉल हो गया मान लो, तो ये क्या करेगा, वापस बस इसके में कोई वेलोसिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ये सिंपली हिट करेगा और सेम वेलोसिटी से वापस आ जाएगा। ठीक, हाँ या ना। चलो बस 2 डायमेंशन बचा है थोड़ा सा, बस 5 मिनट का आधा। हाँ हाँ,
क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन लगेंगे। तो ये जो कोलिजन का लॉ है देखो एकदम वेरीफाई हो रहा है हमारा। कोई बॉल जब फेंकते हैं तो बॉल तुम्हारी वापस आ जाती है। ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन के केस के